तो आज हम फ्रेंड्स एक बार फिर आ चुके हैं बाल विकास के साथ। और जो हमारे ये 4 टॉपिक जो आप पीछे देख रहे हैं ये कंटिन्यू एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। एकदम गारंटी कि इनमें से आपका क्वेश्चन 100% आने वाला है। यही इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बशर्ते कि इन टॉपिक को आपके दिमाग में ये टॉपिक एकदम क्लियर हो। किसी घुमा फिरा के पूछेगा, टॉपिक क्लियर रहने से आपका एग्जाम एकदम ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये 4 टॉपिक हम देख लेते हैं VBI है, क्योंकि ये हर दिन रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। जो हमारा सीटेट का एग्जाम चल रहा है उसमें हर दिन रिपीट हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके नंबर एकदम 4-5 नंबर तो एकदम कंफर्म पक्के हो जाएंगे। तो पहले हमें देखना है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़ना है, सेकंड में पढ़ना है समाजीकरण की एजेंसियों के बारे में, और थर्ड में देखना है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में, और फोर्थ हमारा समावेशी शिक्षा हो गया, और एक फिफ्थ है पोर्टफोलियो जो एक दिन रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 दिन गैप करके पूछा जा रहा है। तो आपने पहले इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम ज्यादा क्लियर कर लेते हैं इन टॉपिकों को। पहले है प्रगतिशील शिक्षा में जो क्वेश्चन आया है, ये 9-10 तारीख को क्वेश्चन आया हुआ है, ये VBI क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम क्लियर कर लीजिए, ये आएगा ही आएगा। तो 9 तारीख को जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, तो बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। अगर बच्चे सक्रिय नहीं रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई नहीं सीख पाएंगे। अगर कक्षा में मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और अगर टीचर, मान लीजिए कोई भी टीचर है, किसी क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चा अगर खिड़की के बाहर देख रहा है तो अधिगम सार्थक हो रहा है, अधिगम सार्थक नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चा सक्रिय रूप से देख नहीं रहा है, सीख नहीं पा रहा है। अगर बच्चा आपस में बात कर रहे हैं, बच्चे आपस में अगर बात कर रहे हैं, अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अगर वो बोर्ड की तरफ ध्यान देकर नहीं पढ़ते हैं, सक्रिय रूप से नहीं पढ़ते हैं, सक्रिय मतलब ध्यान देना, अगर वो सक्रिय होकर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी अधिगम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए बच्चों को क्या कहा गया है, सक्रिय अन्वेषक कहा गया। वो सक्रिय होकर कोई भी चीज सीखते हैं। अगर वो किसी कार्य के प्रति सक्रिय नहीं रहेंगे तो वहां अधिगम नहीं सार्थक होगा। अगर टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे कहीं और देख रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, या फिर अपने कॉपी में कुछ लिख रहे हैं, या कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वो अधिगम सार्थक नहीं हो पा रहा है। जब तक हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे बोर्ड पर ध्यान देकर सक्रिय रूप से नहीं समझेंगे, तब तक अधिगम सार्थक नहीं होगा। तो एकदम याद रखना है, प्रगतिशील शिक्षा जहां पूछेगा वहां बच्चे क्या हो जाएंगे, सक्रिय अन्वेषक के रूप में हो जाएंगे। हमेशा सक्रिय होकर सीखेंगे, जिज्ञासु होकर सीखेंगे। तो जहां हमारा ऑप्शन रहेगा जिज्ञासु रूप से सीखना, सक्रिय रूप से सीखना, वो 100% पॉजिटिव जाएगा और सही जाएगा। और असक्रिय हो गया, वहां क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वो ऑप्शन हमें नहीं मानना है, बच्चे हमेशा सक्रिय होकर सीखेंगे। दूसरा हमारा क्या है, समाजीकरण की एजेंसियां। तो जैसा मैंने पहले बताया, समाजीकरण की हमारी 4 एजेंसियां हैं। फर्स्ट में कौन आता है, माता पिता और परिवार। ये एकदम याद रखिएगा, ये भी 9 तारीख को पूछा है कि समाजीकरण की द्वितीय एजेंसी पूछ दिया है। समाजीकरण की द्वितीय एजेंसी है स्कूल और आस पड़ोस। प्रथम एजेंसी क्या हो जाएगी, माता पिता या परिवार। परिवार में कौन कौन आ जाएगा, माता पिता, दादा दादी, या भी जो भी रिलेटिव है, मामा नाना चाची, जो भी है हमारे परिवार में, वो हमारे प्रथम एजेंसी में आ जाएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन घुमा के दे रहा है, अगर परिवार में देखिए माता पिता दे रहा है, दादा दादी दे रहा है, नाना नानी दे रहा है, तो वो भी क्या होगा, समाजीकरण की प्रथम एजेंसी में आ जाएंगे, यानी कि हमारे फर्स्ट एजेंसी में आ जाएंगे। अब आते हैं सेकेंड पर। सेकेंड जो है स्कूल और आस पड़ोस। तो मैंने पहले भी बताया था कि समाजीकरण की द्वितीय एजेंसी कहाँ होती है, स्कूल, क्योंकि घर के बाद बच्चा सबसे ज्यादा समय कहाँ व्यतीत करता है, तो हमारे स्कूल में व्यतीत करता है। घर के बाद सबसे ज्यादा समय कहाँ व्यतीत करता है, स्कूल में। तो उसमें क्या आ जाएगा, स्कूल और आस पड़ोस। और तीसरी एजेंसी हमारी क्या हो जाएगी, समाज हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, खेलकूद, बच्चे के साथ जो उनके दोस्त रहते हैं, जिनके साथ वो खेलकूद करता है, अपने समाज में जाके जो बात करता है, जैसे दुकान वाले के पास गया, बच्चों के समूह में सामने क्रिकेट खेलने गया, कोई भी कार्य कर रहा है समूह में, वो किस में आ जाएगा, समाज में आ जाएगा हमारे। तो हमारे तीसरा, अगर समाजीकरण की तीसरी एजेंसी कौन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, समाजीकरण हो जाएगा। लेकिन जनरली अभी एग्जाम में क्या पूछ रहा है, या तो प्राथमिक पूछेगा, माता पिता या परिवार, या फिर घुमा के कैसे भी दे दे, दादा दादी नाना नानी, तो वो आपको एकदम क्लियर रखना है। सेकेंड पूछेगा स्कूल के बारे में, तो ये पूछा था 9 तारीख को। तो अब क्या पूछेगा, फर्स्ट पूछेगा या थर्ड पूछेगा या फोर्थ पूछेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। तो थर्ड जैसा कि समाज बता दिया, समाज या आस पड़ोस जहां बच्चे खेलने जाते हैं। और फोर्थ में क्या है, मीडिया। मीडिया में हमारा क्या क्या आ जाएगा, पेपर आ जाएगा, दैनिक समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, कम्युनिकेशन का जो भी साधन है, आपका मोबाइल, वो सब किस में आते हैं, मीडिया में आते हैं। तो हो सके कि डायरेक्ट मीडिया ना देखे, उसका टाइप पूछ दे, एग्जाम्पल देके पूछ दे, जैसे मोबाइल कौन सा साधन हो गया, तो वो किस लेवल में आ जाएगा, चौथे में, फोर्थ लेवल में आ जाएगा। चौथी एजेंसी है समाजीकरण के बच्चों के लिए। पेपर दे दे, टीवी दे दे, ऐसे कुछ भी दे देगा तो क्या हो जाएगा, चौथे लेवल में आ जाएगा। टेलीविजन दे दे, रेडियो दे दे, कुछ भी दे दे तो
चौथे में आ जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एकदम क्लियर रखना है। अभी क्या कर रहा है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है, ऑप्शन अलग अलग देके क्या करना चाह रहा है, कंफ्यूज करना चाह रहा है। सब चीज मीडिया में ही आता है, लेकिन क्या टीवी अलग कर देगा, मोबाइल अलग कर देगा, समाचार पत्र अलग कर देगा, रेडियो अलग कर देगा। तो उस समय क्या करेगा, दिमाग बाउंस करेगा कि रेडियो हम किस में मारे, तो वो सब मीडिया के अंतर्गत ही आ रहा है, सब मीडिया का ही अंग है। जैसे थीम और उपथीम आपने पढ़ा, सेम वैसे ही है। ये थीम हो गया, इसके बाद जितना है टीवी, समाचार पत्र, रेडियो इत्यादि, इसका उपथीम हो गया, इसके अंतर्गत आता है सारा चीज। अब हम लोग तीसरे पे आ जाएंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मैंने बहुत बार बताया आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बच्चे का हर तरह से मूल्यांकन हो गया। उसका व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा कर रहा है, कपड़े कैसे पहन के आता है, कक्षा में किन किन गतिविधियों में भाग ले रहा है, खेलकूद में भाग ले रहा है कि नहीं, शैक्षणिक सत्र में उसका कैसा, जो लिखित परीक्षा थी उसमें कैसा कर रहा है, मौखिक परीक्षा में कैसा कर रहा है, कक्षा में अनुशासन में है कि नहीं है, सहपाठियों के साथ कितना सहयोग करता है, ग्रुप एक्टिविटी में कितने नंबर लाता है, सब चीज किसमें आ जाएगी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। इसमें हर चीज शामिल किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि बच्चों को ड्रेस पे भी नंबर दिया जा रहा है, हर चीज पे, उनके साफ सफाई पे भी नंबर दिया जा रहा है। तो किसमें आ जाएगी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मतलब बच्चे का हर तरह से मूल्यांकन करना है, वो क्या हो जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और इसमें एक चीज और पूछ रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ऐड करके, पोर्टफोलियो के बारे में। तो पोर्टफोलियो क्या है, अगर बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, कोई भी जानकारी चाहिए बच्चे से रिलेटेड, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो वो किसमें मिलेगी हमें, पोर्टफोलियो में। उसका जो भी एकेडमिक, जो भी साल का जितने भी एक्टिविटीज करता है वो किसमें दर्ज होती है, पोर्टफोलियो में। उसने स्कूल में जाते हैं, सुबह प्रार्थना होती है, उसमें प्रार्थना में भाग लिया कि नहीं लिया, क्विज कितनी बार किया, खेलकूद में कितनी बार भाग लिया, क्लास में लड़ाई झगड़े कितनी बार किए, जो भी अच्छा काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है विद्यालय में, वो सब किसमें दर्ज होगा, पोर्टफोलियो में। और पोर्टफोलियो के अंदर क्या आ जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि हर तरह से मूल्यांकन। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, बच्चे का उसमें हर तरह से मूल्यांकन हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या आया था 9 तारीख को, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है, फर्स्ट स्तर पे सबसे पहला उद्देश्य इसका क्या होना चाहिए। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरित करना। जैसा कि अगर आप लोगों ने बाल विकास में पढ़ा होगा कि शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित है, बच्चों के अनुसार शिक्षा देनी है, शिक्षा के अनुसार शिक्षा नहीं देनी है, हमें बच्चे कैसा सीखते हैं उसके अनुसार शिक्षा देनी है। तो वही चीज यहाँ भी बोल रहा है, छात्रों की समझ को आंकना है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र उसके अनुरूप रूपांतरित करना है, उनके अनुरूप बदलना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का यही है कि जो बच्चों को समझा रहे हैं उनके लिए ज्यादा हार्ड ना हो गया हो, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो नहीं समझ पा रहा, ज्यादा हार्ड हो गया तो वो मूल्यांकन में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। तो उसे हाई करके पढ़ाना है, लो करके पढ़ाना है, वो सब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से निकल के बाहर आता है। तो वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, छात्र की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षण शास्त्र के अनुसार रूपांतरित करना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से बच्चे का हर तरह से मूल्यांकन होता है, आचरण का, विचार का, उसकी क्षमताओं का, कैसा कर रहा है, पढ़ने में कैसा है, सारी चीजों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। और इसमें मैंने पोर्टफोलियो भी बता दिया कि बच्चे का साल भर में उसने जो भी एकेडमी में किया है वो किसमें आ जाएगा, पोर्टफोलियो में। हमें जो भी जानकारी लेनी है, बच्चा ने क्या किया है, क्या नहीं कर रहा है, वो पोर्टफोलियो से निकाल लेंगे। अब आ जाइए समावेशी शिक्षा में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समावेशी शिक्षा। तो ये समावेशी शिक्षा मतलब बेसिक हम इसका टॉपिक क्लियर करते हैं, समझते हैं समावेशी शिक्षा मतलब होती क्या। समावेशी शिक्षा मतलब सबके लिए एक समान शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब सबके लिए एक समान शिक्षा, हर किसी को, अमीर हो, गरीब हो या दिव्यांग हो, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो, सबको क्या करना है, एक समान शिक्षा देनी है। अगर किसी बच्चे की आंख कमजोर है तो वो क्या हो गया, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो गया, नजर कमजोर है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे, या तो उसको गार्जियन से बात करके उसके चश्मा दिलवाएंगे, उसके गार्जियन से, पेरेंट्स से, अभिभावक से, नहीं तो उसे कक्षा में आगे बैठाएंगे जहां से उसे बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है। तो सबको एक साथ एक जगह बैठा के शिक्षा देने को क्या कहा जाता है, समावेशी शिक्षा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अब उसे कोई लंगड़ा है तो वो जनरल बच्चे, जो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकता है, उसको आसान पढ़ाई दे देंगे, ऐसा नहीं करना है। सबको एक समान शिक्षा देनी है। अमीर है, गरीब है, अमीर है उसको आसान शिक्षा नहीं देंगे, गरीब है उसको बहुत हार्ड शिक्षा नहीं देंगे, सबको एक समान शिक्षा देंगे, जो कि समावेशी शिक्षा में आता है। हम
ऐसी व्यवस्था की अनुशंसा की गई है समावेशी शिक्षा के कब 2005 से कि सबको एक समान शिक्षा देनी है, अमीर रहे गरीब रहे कोई भी रहे उसे एक समान शिक्षा देने की कोशिश करनी है। सबके लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना ही समावेशी शिक्षा का मूलभूत नियम है। अब सरकार ने कर दिया कि गरीब बच्चों का प्राइवेट स्कूल में कोटा कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि अमीर बच्चे हैं तो वो गरीब बच्चे उसमें पढ़ सके, जो कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो अब इसके आगे और जो क्वेश्चन पीवीआई पूछे गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेके आऊंगा, लेकिन इन टॉपिकों को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे क्या होंगे? हमेशा सक्रिय अन्वेषक के रूप में होंगे। और समाजीकरण की एजेंसियां जो मैंने आप लोगों को बताई है, फर्स्ट में हो जाएगा माता पिता या परिवार, सेकेंड हो जाएगा स्कूल और आस पड़ोस, थर्ड हो जाएगा समाज और फोर्थ हो जाएगा मीडिया। और उसके जो जो अंग मैंने बताए हैं वो भी एकदम क्लियर कर लीजिएगा। थर्ड में क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बच्चों का हर तरह से मूल्यांकन, हर प्रकार से, कोई भी चीज उसमें छोड़नी नहीं है, लिखित हो मौखिक हो या फिर उसका एकेडमिक सत्र में वो जो भी कर रहा है, स्कूल सत्र में वो जो भी परफॉर्म कर रहा है। चौथा समावेशी शिक्षा में आएंगे, सबके लिए एक समान शिक्षा। अब इससे क्वेश्चन उल्टा सीधा घुमा के पूछ सकता है, तो वो आपको अपने बुद्धि विवेक से पढ़ के उसका ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है और पॉजिटिव निगेटिव देख के जवाब देना है। तो जैसा कि देख सकते हैं जो भी अधिगम अशक्तता में श्रेणी में जो भी आता है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, अफ्रेजिया, कंटिन्यू सारे एग्जाम में ये पूछ रहा है, हर एग्जाम में ये पूछ रहा है। अब आपका बाल विकास हो, पर्यावरण अध्ययन हो, मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो, हर चीज में इससे पूछ रहा है। हर आपको जरूर है कि एक न किसी में जरूर से जरूर पूछेगा ही पूछेगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग एक बार जानकारी लेंगे। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? पठन विकारों को कहते हैं। पढ़ने में जो कठिनाई होती है, रुक रुक के पढ़ना, अटक अटक के पढ़ना, पढ़ते पढ़ते वर्ड पे रुक जाना, वो किस श्रेणी में आएगा? डिसलेक्सिया में। पठन संबंधी कोई भी विकार होगा तो वो डिसलेक्सिया में आएगा। रुक के पढ़ रहा है, अटक जा रहा है, कुछ भी हो रहा है तो डिसलेक्सिया। फिर आ जाइए डिस्ग्राफिया में। जैसा कि इसके नाम में ग्राफिया लगा हुआ है, ग्राफ बनाते हैं, आपने बचपन में ग्राफ देखा होगा, ऐसे ऐसे करके 4 लाइन रहती है, उसमें ऐसे ऐसे रहता है। तो ग्राफ मतलब होता है लिखना। तो डिस्ग्राफिया में क्या हो जाएगा? लिखने से संबंधित अशक्तता, यानी कि लिखने से संबंधित प्रॉब्लम, दिक्कत। अशक्तता मतलब प्रॉब्लम या फिर उसकी दिक्कत। तो डिस्ग्राफिया में क्या हो जाएगा? लिखने संबंधित अशक्तता, जो लिखने में कठिनाई का अनुभव करेगा वो किस में आ जाएगा? डिस्ग्राफिया में आ जाएगा। उसके बाद क्या है? डिस्कैल्कुलिया। जैसे इसमें कैलकुलिया लग गया यानी कि कैलकुलेटर, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से संबंधित करेंगे उसे। वैसे ही क्या कैलकुलेटर किस में यूज होता है? गणित में यूज होता है। तो डिस्कैल्कुलिया क्या हो जाएगा? गणित गणना में त्रुटि हो जाएगी। जैसे 26 को 62 लिख देगा, 12 को 11 लिख देगा, 21 लिख देगा, मतलब जो भी गणित में गलती करेगा वो किस में आ जाएगी? डिस्कैल्कुलिया में आ जाएगी। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर और डिस्ग्राफिया मतलब लिखना, ग्राफ बनाना मतलब लिखना, और जहां कैलकुलेटर आ जाएगा वहां गणित आ जाएगा। एकदम सिंपल ट्रिक है। कैलकुलेटर मतलब गणित और ग्राफ मतलब लिखना, यानी कि डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने संबंधी दिक्कत, और डिस्कैल्कुलिया यानी कि गणित संबंधी प्रॉब्लम। कैलकुलेटर जहां आ रहा है गणित हो जा रहा है, ग्राफ जहां बनाना है वहां लिखना है। अब आ जाइए अलेक्सिया में, सुनी ही भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई। कोई भी चीज हम लोग सुनते हैं, जैसे इंग्लिश सुन रहे हैं लेकिन उससे हम लोग बोल नहीं पाते हैं, वो कठिनाई आती है, तो वो किस श्रेणी में आ जाएगी? अलेक्सिया में। अब कोई भी दूसरी भाषा सुन रहे हैं, साउथ की भाषा सुन रहे हैं, आप बोल नहीं पाइएगा तो वो किस में आ जाएगा? अलेक्सिया में। उसमें कठिनाई होती है बोलने में, सुनने में। अल्फ्रेजिया में आ जाइए। अल्फ्रेजिया में क्या है? भाषा का संप्रेषण अधिगम अशक्तता, मतलब जो संप्रेषण मतलब क्या? आपस में जो हम लोग बातचीत करते हैं उसे संप्रेषण बोलते हैं। एक दूसरे से जो भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? संप्रेषण हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसमें क्या? अफ्रेजिया में क्या हो जाएगा? जो अपनी भाषा बोलने में कठिनाई का अनुभव करेगा वो अफ्रेजिया में आ जाएगा। एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाएगा, ठीक है, भाषा को बोलने में कठिनाई होगी, अफ्रेजिया में आ जाएगा। कोई भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, उर्दू, कोई भी भाषा बोलने में कठिनाई का अनुभव होगा, अफ्रेजिया में आ जाएगा। तो जनरली हम लोग का 3 पूछता है। डिसलेक्सिया पूछेगा यानी पठन संबंधी विकार, पढ़ना है कुछ, पढ़ेगा कुछ, पढ़ते पढ़ते अटक जाना, एक एक शब्द करके पढ़ना, किसमें आ जाएगा? डिसलेक्सिया में आ जाएगा। डिस्ग्राफिया में यहाँ ग्राफ लग गया यानी कि लिखने संबंधी, और ग्राफ बनाना मतलब लिखना, तो इसमें लिखने संबंधी बीमारी आ जाएगी। डिस्कैल्कुलेसिया, जहाँ कैलकुलेटर लग गया वहां गणित संबंधी बीमारी, यानी कि गणना करने में बीमारी,
जो उसका फॉर्म है 1 2 3 लिखना है उसको 4 2 3 लिख देगा, उल्टा सीधा इधर उधर कर देगा, वो गणित में आ जाएगी। गणित से रिलेटेड कोई भी चीज हो। उसके बाद अस्लेक्सिया है, सुनी भाषा को ग्रहण नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। और अल्फ्रेजिया मतलब बातचीत नहीं कर पाएगा भाषा में, उसमें उससे बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। तो जनरली क्या पूछ रहा है, डिस्लेक्सिया पूछेगा, डिस्ग्राफिया पूछेगा और डिस्कैलकुलिया पूछेगा। और एक है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया मतलब भ्रम की स्थिति में रहना, थीम में रहना। मोबाइल में आप लोग की थीम होता है यानी कि भ्रम की स्थिति। डिस्थीमिया मतलब भ्रम की स्थिति में रहना। तो जनरली हम लोग का 3 ही पूछ रहा है, डिस्कैलकुलिया पूछेगा, डिस्ग्राफिया पूछेगा, डिस्कैलकुलिया पूछेगा। डिस्लेक्सिया किस में पूछेगा, हिंदी में पूछेगा। और डिस्ग्राफिया किस में पूछेगा, वो भी हिंदी या पर्यावरण या बाल विकास, तीनों में से किसी में पूछ सकता है। और डिस्कैलकुलिया किस में पूछेगा, गणित में पूछेगा, गणित संबंधी पूछेगा। तो अपने दिमाग से मारना। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका 100% गारंटी है एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। 1 नंबर इसमें से आपको हर हाल में रहना है, एक से ज्यादा भी रह सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाल विकास में अलग पूछ सकता है, ईवीएस में अलग पूछ सकता है, हिंदी में अलग पूछ सकता है, हर भाषा में अलग कर सकता है, गणित में अलग पूछ सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन इससे 100% रहना ही रहना है। तो एकदम इसको याद कर लीजिए, रट जाइए, ध्यान कर लीजिए। ठीक है, डिस्लेक्सिया पठन विकार, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी, डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी और डिस्मोराफिया भ्रम की स्थिति।